हाँ, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो क्लास तक बाम कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके थे। अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे। तो अगर एंथैल्पी चेंज बताना है इस रिएक्शन का, तो डेल्टा, उसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा आर एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पीज ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। और मान लो जैसे लिखा है, कोई भी रिएक्शन हम ले लें, N2G प्लस 3H2G एरो 2NH3G। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच लिखें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लिखें, तो 2HM अमोनिया, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस HM नाइट्रोजन प्लस 3HM हाइड्रोजन, जहां पर HM मोलर एंथैल्पी रिप्रेजेंट करता है। तो HMNH3G हो गया मोलर एंथैल्पी ऑफ अमोनिया, HMN2G हो गया मोलर एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, HMH2G हो गया मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। तो अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर एंथैल्पी का मतलब पर मोल, तो 2 मोल बन रहे हैं तो 2 इंटू HMNH3G हो गया। नाइट्रोजन का 1 मोल बन रहा है तो HMN2G हो गया, और हाइड्रोजन का 3 मोल बन रहा है तो HMH2G हो गया। ये हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब इसी तरीके से मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, CH4G प्लस 2O2G एरो CO2G प्लस 2H2OL। तो इस रिएक्शन का अगर डेल्टा आर एच लिखना हुआ तो समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, तो HM CO2G प्लस 2HM H2OL। तो ये हो गया समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, तो HM CH4G प्लस 2HMO2G। तो ये यहां तक हो जाता है। तो समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखें, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is the enthalpy change for a reaction when all the
participating substances are in their standard state। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अभी भी वही चीज है। स्टैंडर्ड वर्ड लग जाने से एक डिफरेंस ये आया है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो मेन बात यह है कि स्टैंडर्ड स्टेट की डेफिनेशन क्या हो गई। तो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस the standard state of a substance at a specified temperature is its pure form at 1 bar प्रेशर। तो इस बात को एकदम ध्यान से देखना है कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो सब्सटेंस अपने प्योर फॉर्म में होना चाहिए। किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर मस्ट बी गिवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट एनी टेम्परेचर कह देना चाहिए। टेम्परेचर देयर मस्ट बी गिवन टेम्परेचर एंड इट नॉर्मली इट्स वैल्यू इज 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, बट प्रेशर मस्ट बी 1 बार। तो वो स्टैंडर्ड स्टेट हो जाता है। अब जैसे कहा गया कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड एथेनॉल, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड एथेनॉल at 298 Kelvin is pure liquid ethanol at 1 bar. Pure liquid ethanol at 1 bar. तो अगर स्टैंडर्ड लिक्विड एथेनॉल का स्टैंडर्ड स्टेट तब कहा जाएगा जब वो प्योर लिक्विड एथेनॉल होगा और कोई गिवन टेम्परेचर होगा, स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वेरी भी कर सकता है। नॉर्मली हम 298 केल्विन लेते हैं लैब की कंडीशंस में 1 बार प्रेशर पर। इसी तरीके से द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन at 500 Kelvin is pure iron at 1 bar pressure। तो द स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हमको बतानी है तो एंथैल्पी जो होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को HB से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और H0 भी लिखा जाता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस।
तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें सब्सटेंस का फेज बदलता है, मतलब सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्ट हो गया गैस में, गैस से वापस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लिक्विड से वापस कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो वेपराइजेशन बोलते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विफिकेशन बोलते हैं, लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन वही है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डेल्टा फ्यूजन HV या फिर डेल्टा फ्यूजन H0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब, मान लो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, अच्छा स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो 1 मोल, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो द एंथैल्पी चेंज दैट occurs, the enthalpy change that occurs when 1 mole of solid substance is in its standard state is converted into liquid state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of फ्यूजन। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लें, H2O सॉलिड 1 मोल आइस का कन्वर्जन 1 मोल वाटर में हो रहा है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H फ्यूजन है वो आता है 6.00 किलो जूल पर मोल। तो अगर 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से अगर 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट होता है 1 मोल वेपर फेज में, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है 1 मोल वेपर फेज में, तो उसको हम लोग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। अब जो अगर सेकंड डेफिनेशन हमको बतानी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बताना है, तो उसको हम लोग डेल्टा वेपराइजेशन H0, और यहां पर H2O लिक्विड से ये एक सिंपल एग्जांपल लिया गया, और ये हो गया वाटर, और ये हो गया स्टीम। और डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा, द एंथैल्पी चेंज दैट occurs when 1 मोल ऑफ लिक्विड in its standard state is converted into vapor state is called standard enthalpy of vaporization। or molar enthalpy of vaporization। और ये होता है डेल्टा। मान लो इस एग्जांपल को हम लोग ले लें वाटर का, तो वाटर का जो वेपराइजेशन एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल, वो 40.97 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
1 मोल लिक्विड को उसके स्टैंडर्ड स्टेट में से जब 1 मोल वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, जिस टाइप का रिएक्शन होगा वही नाम हो जाएगा। अगर फ्यूजन का रिएक्शन होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, वेपराइजेशन का रिएक्शन होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, सब्लिमेशन का रिएक्शन होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा। तो थर्ड हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और इसको हम लोग डेल्टा एच सब्लिमेशन एच नॉट लिखते हैं। तो द एंथैल्पी चेंज दैट occurs when 1 mole of solid substance in its standard state is converted into vapor state is called standard enthalpy of sublimation or molar enthalpy of sublimation। तो 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ 1 मोल वेपर में, तो ये जो फिनोमिना हो गया इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। तो बेटा हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अच्छा ध्यान ये देना है कि प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा एच एफ नॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मेंस, एडवांस और नीट हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लगातार, इसलिए एकदम ध्यान से समझना इस बात को। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज for the formation of 1 mole for the formation of 1 mole of a substance from its element from its elements in their most stable states of aggregation, most stable states of aggregation, also known as reference states, also known as reference states, is called standard molar enthalpy of formation, is called standard molar enthalpy of फॉर्मेशन। और इसको हम लोग दिखाते हैं
सिंबल जो होता है डेल्टा एच एफ नॉट से दिखाया जाता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया कि किसी भी कंपाउंड को उनके एलिमेंट से बनाना है, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके एलिमेंट से ही बनाना है, लेकिन वो एलिमेंट्स अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होने चाहिए। तो हम लोग यही देखेंगे, जिसको हम लोग रेफरेंस स्टेट्स भी बोलते हैं। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन क्या हो जाएगा? तो रेफरेंस स्टेट्स तो द एलिमेंट्स, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ elements in their most stable in a most thermodynamically stable states of aggregation is taken zero। तो रेफरेंस स्टेट में मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो अपने मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेट में है तो उनका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको जीरो लिया जाता है, इसीलिए इसको रेफरेंस स्टेट बोलते हैं। इसी के हिसाब से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे अब पहले हम लोग स्टेबल स्टेट्स देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का जो नेचुरल ऑकरिंग स्टेट है वो H2G है। तो डेल्टा एच एफ नॉट H2G ये हो गया जीरो, डेल्टा एच एफ नॉट Cl2G हो गया जीरो, डेल्टा एच एफ नॉट O2G हो गया जीरो, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ओजोन के फॉर्म में भी, लेकिन O2 सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट है। इसी तरीके से डेल्टा एच एफ नॉट F2G हो गया जीरो, लेकिन डेल्टा एच एफ नॉट Br2, अब यहां पर ध्यान देना है कि ब्रोमीन की जो नेचुरल ऑकरिंग स्टेट हो ब्रोमीन लिक्विड है, तो Br2 लिक्विड जीरो हो गया। इसी तरीके से डेल्टा एच एफ नॉट I2 सॉलिड ये हो जाता है जीरो। आयोडीन की नेचुरल ऑकरिंग स्टेट सॉलिड है, तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, इन पर क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। और जब एलोट्रॉप्स का केस होगा, मान लो कार्बन का एलोट्रॉप है, तो डेल्टा एच एफ नॉट कार्बन ग्रेफाइट, तो कार्बन ग्रेफाइट का मतलब सॉलिड, ये हो गया जीरो। और वहीं पर डेल्टा एच एफ नॉट कार्बन डायमंड, तो ये नॉन जीरो होता है। ग्रेफाइट ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। इसी तरीके से डेल्टा एच एफ नॉट सल्फर रोम्बिक, सल्फर के भी कई एलोट्रॉप होते हैं, उसमें सल्फर रोम्बिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और डेल्टा एच एफ नॉट सल्फर मोनोक्लिनिक, ये नॉन जीरो हो जाता है। डेल्टा एच एफ नॉट फास्फोरस व्हाइट, ये हो जाता है जीरो। और डेल्टा एच एफ नॉट फास्फोरस ब्लैक, ये हो जाता है नॉन जीरो। तो अगर एलोट्रॉप्स का केस है, जैसे कि इन सारे केसेस में है, तो एलोट्रॉप्स के केस में जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप होगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। कार्बन के कई एलोट्रॉप हैं, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन और कुछ लैब में सिंथेसाइज एलोट्रॉप्स है। कार्बन ग्रेफाइट सबसे स्टेबल एलोट्रॉप है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो, कार्बन डायमंड का नॉन जीरो। इसी तरीके से सल्फर के दो एलोट्रॉप हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, तो सल्फर रोम्बिक का जीरो है और मोनोक्लिनिक का नॉन जीरो है। फास्फोरस के दो एलोट्रॉप हैं, फास्फोरस व्हाइट का जीरो हो जाता है और फास्फोरस ब्लैक का नॉन जीरो होता है। तो ओवरऑल
कहने का पर्पज ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो उसका अपना मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन है उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग 0 लेते हैं, इसीलिए इनको रेफरेंस स्टेट्स कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब अगर फिर से हम लोग आते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर, तो किसी भी चीज का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है तो उसमें वो एलिमेंट्स अपने सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट से आए हुए होने चाहिए। मतलब अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो बहुत सारे रिएक्शन है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन का जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन आना चाहिए ग्रेफाइट से और ऑक्सीजन आना चाहिए O2G से। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा RH नॉट वो हो जाएगा डेल्टा HF नॉट CO2G। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ। इसी तरीके से मान लो SO2G हमको बनाना है तो सल्फर कहां से आना चाहिए, सल्फर आना चाहिए रोम्बिक प्लस O2G। HBr बनाना है, अब हाइड्रोजन बनाना है तो हाइड्रोजन कहां से आना चाहिए, H2G से, और ब्रोमीन बनाना है तो हाफ Br2 लिक्विड से आना चाहिए ब्रोमीन का। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HBr का ये लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग HI का लिख रहे हैं तो हाफ H2G प्लस हाफ I2 सॉलिड। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, CaCO3 का लिखना है तो CaCO3 का लिखना है तो कैल्शियम सॉलिड होना चाहिए प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3/2 O2G होना चाहिए। तो इन सारे रिएक्शंस का मतलब SO2 का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो SO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब SO2 अपने एलिमेंट्स के स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन से बना होगा, उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम SO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे। HBr बनाना है तो HBr कई सारे रिएक्शन में बन सकता है, लेकिन अगर HBr का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको लिखना होगा तो HBr में हाइड्रोजन H2G से आना चाहिए और Br2 लिक्विड से आना चाहिए। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr बोला जाएगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है। मान लो एक आध रिएक्शन हम लोग और ले लें, जैसे CH3CN बनाना है तो CH3CN बनाना है, 2 कार्बन है तो 2C ग्रेफाइट प्लस 3/2 H2G प्लस हाफ N2G। तो जो भी आना हो अपने जो भी कंपाउंड बनाना है वो उसके अपने स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन से आना चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन with the help of enthalpy of formation। तो डेल्टा HR नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ enthalpies of formation of products minus summation of
एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हम लोग समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे CH4G प्लस 2O2G एरो, CO2G प्लस 2H2O लिक्विड। अब इस रिएक्शन का अगर एंथैल्पी चेंज हमको लिखना है तो डेल्टा HR नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो डेल्टा HF नॉट CO2G प्लस 2 डेल्टा HF नॉट H2O लिक्विड। तो ये हो गया समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट CH4G प्लस 2 डेल्टा HF नॉट O2G। तो इसमें से कुछ वैल्यू जैसे O2G का फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग जो रेफरेंस स्टेट्स है उससे ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ये है कि Fe2O3 सॉलिड प्लस 3H2G एरो 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड डेल्टा HF नॉट H2O लिक्विड वो दिया है -285.83 किलो जूल पर मोल और डेल्टा HF नॉट Fe2O3 सॉलिड दिया है -824.2 किलो जूल पर मोल। अब बाकी कोई वैल्यू दी नहीं है और इस रिएक्शन का हमको डेल्टा HR नॉट बताना है। तो और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो हम लोग फिर से भी फार्मूला लगाएंगे कि एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज नहीं दी गई, Fe सॉलिड और H2G। तो ये हम लोग रेफरेंस स्टेट से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा HF नॉट H2G ये वैल्यू होती है 0 और डेल्टा HF नॉट Fe सॉलिड ये वैल्यू हो गई 0। ये वैल्यू कहाँ से आई? रेफरेंस स्टेट से। जो रेफरेंस स्टेट से लिया गया है कि अगर कोई एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में हो तो उसका 0 होता है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा RH नॉट इक्वल्स टू डेल्टा HF नॉट 2 डेल्टा HF नॉट Fe सॉलिड प्लस 3 डेल्टा HF नॉट H2O लिक्विड। ये हो गया समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। 2 मोल Fe के बन रहे थे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 मोल H2O का बन रहा था इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस डेल्टा HF नॉट Fe2O3 सॉलिड प्लस 3 डेल्टा HF नॉट H2G और इसमें वैल्यूज रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई 0 और ये वैल्यू हो गई 0। तो फाइनली आ गया 3 इंटू डेल्टा HF नॉट -285.83 माइनस डेल्टा HF नॉट -824.2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -33.3 किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
अब एक छोटी सी हेडिंग और है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में इक्वेशंस तो लिखे ही रहते हैं और सारे सब्सटेंसेस के फेज लिखे रहते हैं कि लिक्विड है कि गैस है, और उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी लिखा रहता है। जैसे C2H5OH लिक्विड प्लस 3O2G एरो 2CO2G प्लस 3H2O लिक्विड और डेल्टा HR0 वो दिया गया है -1367 किलोजूल पर मोल। तो अब इस रिएक्शन में सारे सब्सटेंसेस का उनका फिजिकल स्टेट लिखा है, किस फेज में है, मतलब C2H5OH लिक्विड है, O2G है, CO2G है, H2O लिक्विड है। तो सारे सब्सटेंसेस का उनका फिजिकल स्टेट लिखा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, और एंथैल्पी चेंज लिखा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, और अगर किसी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड साइन ऑफ डेल्टा H विल बी रिवर्स्ड, मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसी रिएक्शन को अगर हम लोग पलट दें तो 2CO2G प्लस 3H2O लिक्विड एरो C2H5OH लिक्विड प्लस 3O2G अगर हम लोग कर दें तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH0 है वो यहाँ पर माइनस था और रिएक्शन को हमने पलट दिया तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1367 किलो जूल पर मोल। तो अगर किसी रिएक्शन को हम लोग पलट देते हैं तो उसके डेल्टा H का साइन रिवर्स हो जाता है। अब इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हेसलाफ समेशन।